नमस्कार। महाराजा सूरजमल महाविद्यालय अजयपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन खान, लेक्चरर ऑफ हिस्ट्री, आज आपके सामने राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा कुंभा, जो राजस्थान के एक यशस्वी सम्राट मेवाड़ की शान रहे हैं, उसका अध्ययन हम आज इस क्लास में करेंगे। हम जानेंगे कि महाराणा कुंभा कौन थे, उन्होंने अपना साम्राज्य को किस तरह व्यवस्थित किया और राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान में इस मेवाड़ के गौरवशाली शासक महाराणा कुंभा का क्या योगदान रहा, उसका अध्ययन भी हम आज की अपनी क्लास में करेंगे। बात करते हैं हम मेवाड़ की। जैसे कि हम जानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को चित्तौड़ पर आक्रमण करके जब मेवाड़ को अपने अधीन किया, तो उन्होंने वहाँ पर अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त कर दिया। परंतु अभी भी बहुत सारे राजपूत सरदार अपने क्षेत्र को जीतने के लिए लगे हुए थे, हर तरीके की नीति का पालन कर रहे थे। अतः उन्होंने अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां को खूब परेशान किया। अतः अलाउद्दीन ने विवश होकर चित्तौड़ के दुर्ग से अपने बेटे को वहाँ से दिल्ली बुला लिया और वहाँ पर एक राजपूत शासक, राजपूत योद्धा जो अलाउद्दीन खिलजी का काफ़ी करीबी था, मालदेव को मेवाड़ का शासन सौंप दिया। कुछ समय मालदेव ने मेवाड़ में शासन किया। मालदेव की मौत के बाद, जब मालदेव की मृत्यु हुई, इसकी मौत के बाद बनवीर मेवाड़ का चित्तौड़ पर शासन करने लगा। इसी समय एक योद्धा, राजपूत योद्धा हमीर ने बनवीर को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों को उसने अपने अधीन कर लिया। अतः एक बार पुनः मेवाड़ से तुर्क सेनाओं को खदेड़कर वहाँ पर पुनः सिसोदिया राजवंश, मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश था और मारवाड़ में राठौर राजवंश था, तो मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की उसने स्थापना की। हमीर की मौत के बाद उसका बेटा छत्र सिंह शासक बना। उसकी मौत के बाद लक्ष्य सिंह, जो इतिहास में लाखा के नाम से भी जाना गया, वह मेवाड़ का शासक बना। इसी लक्ष्य सिंह लाखा ने मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया वृद्ध उम्र में। इनका एक जो पिछली पत्नी से एक बेटा भी था, रावचुंडा, जो सत्ता का दावेदार था मेवाड़ का, वह भी अभी जीवित था। परंतु उसको अब एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ी रावचुंडा को कि मारवाड़ की जो राजकुमारी थी हंसाबाई से अगर पुत्र हुआ तो वे मेवाड़ की सत्ता को त्याग देंगे या मेवाड़ की सत्ता पर अपना दावा वे पेश नहीं करेंगे। अतः 13 महीनों के बाद हंसाबाई से मोकल नामक पुत्र का जन्म हुआ। चूँकि रावचुंडा ने वादा किया था, अतः उसको विवश होकर सत्ता की दावेदारी को छोड़ना पड़ा और लक्ष्य सिंह की मौत के बाद मोकल मेवाड़ का शासक बना। अब यहीं से मेवाड़ में कुचक्रों की शुरुआत हो जाती है। सत्ता के अन्य दावेदार भी अपने आप को मेवाड़ की गद्दी पर आसीन होना चाहते थे, क्योंकि सत्ता सबको प्यारी होती है। तो इनमें मोकल का जो चाचा थे, चाचा और मेरा नामक 2 व्यक्ति, जिन्होंने पूरी वीर रचना तैयार की और कुछ राजपूत सरदारों को अपने साथ मिलाया और पूरी तैयारी के साथ उन्होंने मोकल की हत्या कर दी। इस समय मोकल
एक अभियान में गए हुए थे, वहाँ पर उसका पुत्र भी था युद्ध स्थल पर, महाराणा कुंभा, जो कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि उस समय जहाँ पर मोकल की हत्या हुई उन पर भी वार किया गया था चाचा और मेरा की तरफ से, और उनके साथ महप्पा, पंवार, अक्का नाम उसका बेटा अक्का भी उनके साथ सम्मिलित था। तब हालांकि किसी कारणवश या अनजाने में वो बच गया महाराणा कुंभा, और विभिन्न राजपूत सरदारों ने जो महाराणा कुंभा और मोकल के प्रति विश्वसनीय थे, उन्होंने अब इन विद्रोहियों को परास्त करने का, उन विद्रोहियों को वहाँ से निकालने की सोची, और कुंभा ने चित्तौड़ पहुंचकर अपना राज्याभिषेक किया और मोगल के बाद महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक बन गया। इसी दौरान महाराणा कुंभा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए चाचा और मेरा को परास्त किया। दोनों मारे गए, परंतु महप्पा, पंवार और अक्का जो अन्य राजपूत सरदार थे वे भागकर मालवा चले गए। मेवाड़ के पड़ोसी राज्य मालवा, वहाँ पर मुस्लिम शासन, वहाँ पर मुस्लिमों का शासन था, वहाँ उनको शरण मिल गई। इस प्रकार से मेवाड़ में महाराणा कुंभा को सत्ता प्राप्त हुई। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासकों में से ऐसे शासक थे जिनको सत्ता बहुत कोशिश करने के बाद प्राप्त हुई, और सत्ता प्राप्त करने के बाद उन्होंने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। और महाराणा कुंभा ऐसे शासक भी थे जो अनेक विविध उपाधियों के नाम से भी विख्यात थे, जैसे कि तत्कालीन साहित्य ग्रंथों में से पता चलता है कि उन्होंने महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, राजगुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य आदि उपाधियों से अपने आप को सुशोभित किया। और मेवाड़ के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में महाराणा कुंभा ऐसे शासक थे जो अनेक उपाधियों के नाम से जाने जाते थे। इससे पता चलता है कि वे एक यशस्वी सम्राट थे मेवाड़ के। महाराणा कुंभा अनेक उपाधियों से, जैसे कि हम बात करते हैं, उन्होंने महाराजा धीराज, इसके बाद राव राय, राणे राय, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य आदि नामों से ये आदि उपाधियां इसने धारण की थी और आदि नामों से ये जाने जाते थे। अब महाराणा कुंभा का जो इतिहास हम आज पढ़ते हैं उसकी जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनका उल्लेख भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। अब तक लगभग 60 ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनसे महाराणा कुंभा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। लगभग 60 शिला लेखों से महाराणा कुंभा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके साथ ही इनकी जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत एकलिंग मंदिर में स्थित एकलिंग महात्म्य, जिसका प्रथम भाग इन्होंने स्वयं रचा और सेकंड भाग इनके द्वारा किसी और के द्वारा रचाया गया, उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य, एकलिंग मंदिर है मेवाड़ में, उस मंदिर में एकलिंग महात्म्य शिलालेख है, उससे हमें मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त रसिकप्रिया जयदेव की गीत गोविंद टीका से भी हमें महाराणा कुंभा के बारे में, महाराणा कुंभा की उपाधियां एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
इसी तरह से 1760 में लिखी गई कुंभलगढ़ प्रशस्ति से महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां, राज्य विस्तार, उपाधियां, साहित्यिक रचनाएं, दुर्ग आदि की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी हमें महाराणा कुंभा जो 1760 में लिखा गया था उससे भी हमें महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ के दुष्ट से प्राप्त हुआ है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ से भी हमें महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ साथ मालवा, गुजरात तथा पड़ोसी राज्यों से, जो पड़ोसी ने राजपूत राज्य से, उनसे जो युद्ध लड़े महाराणा कुंभा ने, उनके बारे में हमें उनकी विजयों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त फारसी वृत्तांतों से भी हमें महाराणा कुंभा की जानकारी के स्रोत महाराणा कुंभा की जो भी जानकारियां हैं आज हमारे सामने, वो इन स्रोतों से हमें बहुत सारी जानकारियां प्रदान करते हैं। जैसे कि लगभग 60 शिलालेख में जिनसे महाराणा कुंभा की जानकारी मिलती है। एकलिंग महात्म्य में इसका प्रथम भाग जो राजमंडन के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखा था, उससे भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक जिसका सेकंड भाग है, उन्होंने किसी और के द्वारा उसको लिपिबद्ध करवाया था, उससे भी हमें महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध क्रिया जयदेव की गीत गोविंद टीका के नाम से भी जानी जाती है, उससे भी हमें महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़ के दुर्ग से प्राप्त हुआ है, उससे हमें महाराणा कुंभा की बहुत सारी जानकारी, सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ पूरी जानकारी प्राप्त होती है। और फारसी वृत्तांतों से भी हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है। जब महाराणा कुंभा शासक बना तो उसके सामने आंतरिक एवं बाह्य बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जिनकी चर्चा भी हम संक्षिप्त रूप से भी आपके सामने करेंगे। महाराणा छत्र सिंह की अवैध संतान चाचा और मेरा, ये 3 पीढ़ियों से ही काफ़ी शक्तिशाली बने हुए थे और महप्पा पंवार जैसे अन्य राजपूत सरदार भी उनका साथ दे रहे थे। इस वजह से अभी भी महाराणा कुंभा के सामने काफ़ी चुनौतियां थी उनसे लड़ने के लिए। अतः महाराणा कुंभा ने अपनी आंतरिक समस्या, भारी समस्याओं से निपटने के लिए मारवाड़ के जो शासक थे रणमल, उसकी सहायता ली, उसको अपने मेवाड़ राज्य में बुलाया और उसको काफ़ी महत्वपूर्ण ओहदे दिए गए ताकि वह मेवाड़ की सहायता कर सके। अतः रणमल और जो महाराणा कुंभा का जो सेना नायक था राघव देव, रणमल और राघव देव, ये 2 प्रमुख व्यक्ति थे मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का राठौर शासक रणमल और सेना नायक, कुंभा का सेना नायक कुंभा का सेना नायक राघव देव। इन दोनों व्यक्तियों ने प्रारंभिक कठिनाइयों में महाराणा कुंभा का काफ़ी साथ दिया और चाचा और मेरा का दमन किया, महप्पा सरदार को मेवाड़ राज्य से भगाया और आंतरिक कठिनाइयों को काफ़ी मजबूती से इन्होंने प्रदान किया। बाद में हम जब देखेंगे कि रणमल और राघव देव में किस प्रकार से संघर्ष की शुरुआत होती है, और यह संघर्ष ऐसा होता है कि मारवाड़ और मेवाड़ में आने वाले 75 वर्षों तक काफ़ी संघर्ष होता है, जिनका नुकसान मारवाड़ को भी उठाना पड़ा और मेवाड़ को भी उठाना पड़ा। दोनों ही तरह के, चाहे वो मारवाड़ के साहित्य और चारण साहित्य, मेवाड़ का चारण साहित्य, दोनों ने अपना अपना पक्ष लिया। उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। इसी तरह से इन दोनों ने जो विद्रोहियों का दमन करने के पश्चात सिरोही के देवराज चौहान शासक सहसराम पर भी आक्रमण किया और रणमल के सुझाव पर ही उसको
रणमल के सुझाव पर ही महाराणा कुंभा ने आबू पर्वत पर अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था। यानी कि जब सिरोही के देवड़ा चौहानों को जब पराजित किया गया, खासतौर पर उसका शासक था सहस्राम, तब रणमल ने उनको महाराणा कुंभा को सुझाव दिया कि आप यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण कीजिए जो अचलगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ताकि हमारी जो सीमाएं और मजबूत हो सके, उधर से गुजरात का आक्रमण हमारे सामने नहीं हो सके। क्योंकि मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, इधर गुजरात भी एक शक्तिशाली राज्य था, मालवा भी शक्तिशाली राज्य था, और कुछ छोटे छोटे राज्य थे जो चुनौती दे रहे थे। एक नागौर राज्य जो मुस्लिम राज्य था, वह भी मेवाड़ के लिए चुनौती का काम कर रहा था, तो इनसे भी उनको निपटना था। अब हम बात करेंगे मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो झगड़ा शुरू हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहे, इतना बड़ा झगड़ा है कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ और मारवाड़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मालवा में इस समय सुल्तान महमूद खिलजी का शासन था, और वह मेवाड़ के राज्यों पर, खासतौर पर गागरोन, मांडलगढ़ आदि राज्यों को जीतना चाहता था। अतः उससे महाराणा कुंभा का शासन को वह अस्थिर करके ही महाराणा कुंभा को पराजित करके मेवाड़ के राज्य पर अपना अधिकार करना चाहता था। प्रारंभ में उसने आक्रमण इसलिए नहीं किया क्योंकि इस समय गुजरात का शासक अहमद शाह जीवित था, और वह निरंतर चुनौती बना हुआ था मालवा के लिए। अतः अब जब अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है, तब मालवा के जो शासक था महमूद खिलजी, उसने अभियान करना मेवाड़ के विरुद्ध शुरू कर दिया। एक युद्ध की हमें जानकारी मिलती है, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, ये युद्ध काफी चर्चा में रहता है। 1437 में इस युद्ध को बताया जाता है, 1437 में इस युद्ध को बताया जाता है। इस युद्ध के बारे में जो तत्कालीन चारण साहित्य में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर हरविलास शारदा, अर्शक्राइन जैसे लेखकों ने ये माना है कि इस युद्ध में महाराणा कुंभा को विजय प्राप्त हुई थी, और महाराणा कुंभा ने लगभग 6 महीने तक महमूद खिलजी को बंदी बनाए रखा था। इसी बात का उल्लेख हरविलास शारदा के साथ साथ श्यामलदास, टोड आदि विद्वानों ने भी माना है कि सारंगपुर का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा ने उनको पराजित किया था। परंतु 6 महीने के बाद जब महमूद खिलजी मालवा के शासक को छोड़ दिया जाता है, तब उसकी काफ़ी आधुनिक जो इतिहासकार है राजस्थान के, उन्होंने काफ़ी आलोचना की है। लेकिन इन आलोचनाओं का जवाब प्रमुख इतिहासकार राजस्थान के डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने काफ़ी दिया है। उनका ये मानना था कि मेवाड़ के पास अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वह मालवा राज्य को अधीन करके उस पर शासन कर सके, क्योंकि उनको डर था कि मालवा और गुजरात दोनों मिल जाएंगे तो वे मेवाड़ के लिए चुनौती साबित हो सकता था। उन्होंने कुछ महीनों के बाद महमूद खिलजी को वापस छोड़ दिया और वो अपनी जगह मालवा की राजधानी मांडू चले गए। लेकिन अब विवाद यहाँ से ये शुरू होता है कि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सारंगपुर का युद्ध हुआ ही नहीं था, जिसमें कि मेवाड़ के शासक कुंभा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ। प्रश्न अब ये उठता है, इसमें खासतौर पर डॉक्टर उपेंद्र पांडे का भी मानना है कि सारंगपुर का युद्ध हुआ नहीं था, बल्कि चारण साहित्य में गलती से जो राणा सांगा के समय मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को जो बंदी बनाया गया था, युद्ध में पराजित किया गया था, उसको गलतीवश महमूद खिलजी प्रथम मान लिया गया, क्योंकि उनके द्वारा ये डिस्कशन किया गया है कि 1433 में ही महाराणा कुंभा जब गद्दी पर बैठा, 1468 तक रहा था, और शुरुआती दौर में वो इतनी समस्याओं से जूझा हुआ था कि वह शासक महमूद खिलजी से संघर्ष कर ही नहीं सकता था। इसी तरह से महमूद खिलजी के सामने भी कई समस्याएं थी, जैसे कि गुजरात की समस्या है। इससे पता चलता है कि 1440 तक इन दोनों के पास इतना समय ही नहीं था कि आपस में संघर्ष कर सके। अतः कुछ विद्वानों ने इस युद्ध की सत्यता पर ही संदेह प्रकट किया है, और आधुनिक शोध कार्यों से पता चलता है कि इस युद्ध में महमूद खिलजी को उन्होंने बंदी नहीं बनाया था।
बताया जाता है कि उनके दरमियान 1440 से पहले 5 बार युद्ध हुए थे महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य। 5 बार वो जीते और 5 जब उसको पराजित किया उसके बाद उसको बंदी बना लिया गया था, इसका उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन इसको लेकर अभी भी इतिहास में डाउट है। अब बात करते हैं सिसोदिया, जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे और मारवाड़ के राठौर, उनके मध्य संघर्ष कैसे हुआ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि रणमल और राघव देव जो 2 प्रमुख सेनानायक थे महाराणा कुंभा के, उनके मध्य संघर्ष क्यों हुआ, क्या वजह रही, उस पर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है जो 75 वर्षों तक, आने वाले 75 वर्षों तक मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य संघर्ष की शुरुआत करेगा। मारवाड़ के शासक जो मेवाड़ में थे, रणमल को अब ऐसा लगता था कि राघव देव ज़्यादा अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था और मुझे यानी कि रणमल को और अन्य राजपूत सरदारों को वे उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। अतः रणमल ने इस चीज़ का फायदा उठाया, इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने राघव देव की हत्या करवा दी। अब कुछ सिसोदिया राजपूत सरदारों ने इसको बहुत बुरा माना और रणमल से बदला लेने की उन्होंने रणनीति तैयार कर ली। रणमल से बदला लेने की रणनीति तैयार कर ली और महाराणा कुंभा को भी ये बता दिया गया कि ये रणमल अब मेवाड़ पर अधिकार भी करना चाहता और सारी जो बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता, तो कुंभा को भी इसके लिए आगाह किया गया। परंतु ये कहना कठिन है कि कुंभा किस तरफ था, महाराणा कुंभा को इस बात की सही जानकारी भी थी या नहीं थी, या फिर वह होने देना चाह रहे थे कि एक शक्तिशाली व्यक्ति नीचे रहे ताकि मुझे उसकी चुनौती का सामना नहीं करना पड़े। अतः 1437 में इनकी हत्या कर दी गई राघव देव की और कुछ सरदारों ने। एक स्त्री थी, इनकी प्रेमिका बताई जाती है रणमल की, भारमली, प्रेयसी बोल सकते हैं, प्रेमिका बोल सकते हैं, भारमली के द्वारा रणमल की हत्या करवा दी गई। इस प्रकार से मारवाड़ और मेवाड़ में, क्योंकि मारवाड़ का जो साहित्य है और मेवाड़ का जो साहित्य है, दोनों एक दूसरे को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मारवाड़ का बोलता है कि रणमल की कोई गलती नहीं थी, ये सब मेवाड़ के शासकों, मेवाड़ के सरदारों के द्वारा किया गया है। इसी तरह से मेवाड़ वाले बोलते हैं कि ये मारवाड़ लोगों के द्वारा किया गया है, युद्ध की शुरुआत, एक तरह संघर्ष की शुरुआत। अतः इसी समय जो राउत चुंडा मालवा में थे वो भी मेवाड़ में आ चुके थे और कुंभा ने उनको अपना मुख्य सलाहकार भी नियुक्त किया था। तो चुंडा की भूमिका को लेकर भी, ये चुंडा वही है जो मोकल, जब महाराणा कुंभा का जो पिता बना था मोकल गद्दी पर, तो उन्होंने सत्ता छोड़ दी थी, सत्ता की दावेदारी छोड़ दी थी। तो कुंभा चाहते थे कि कुंभा ने उनको आमंत्रित कर लिया वहाँ पर और अपना मुख्य सलाहकार भी नियुक्त कर दिया। तो कुछ मारवाड़ी साहित्यकार ये भी बताते हैं कि ये सब राव चुंडा का षड्यंत्र का परिणाम था जिन्होंने रणमल को मरवा दिया था। तो ये लगभग काफ़ी संघर्ष काफ़ी समय तक इनका हुआ और इसकी वजह से मेवाड़ और मारवाड़ में काफ़ी कठिनाइयों को उनको सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से आपको मैंने सिसोदिया और मारवाड़ के बारे में थोड़ी सी संघर्ष की जानकारी दी। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे, वह है कुंभा और मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी, उसके मध्य संघर्ष। तो 3 बिंदु मैं आपको लिख देता हूँ। सिसोदिया यानी कि मेवाड़, वह राठौड़ मारवाड़। के मध्य संघर्ष, अगले बिंदु हम चर्चा कर रहे हैं महाराणा कुंभा और मालवा के मध्य संघर्ष। इस पे अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण थे जिनके मध्य संघर्ष। 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं जो मेवाड़ महाराणा कुंभा, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ। पहला कारण दोनों की विस्तारवादी नीति थी, क्योंकि दोनों ही एक महत्वाकांक्षी शासक थे।
और दोनों ही चाहते थे कि अपने अपने क्षेत्र का विस्तार हो, इसलिए दोनों के मध्य युद्ध का कारण अवश्य वहाँ भी हो गया, युद्ध होना अवश्य हो गया, निश्चित हो गया एक तरह से। इस समय जो मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो मांडलगढ़, बिजोलिया, अपने मांडलगढ़, बिजोलिया, बिदनौर, गागरोन आदि क्षेत्रों को जीतना चाहता था, जो मेवाड़ के अधीन भी आते थे और उसके सीमा के पास भी आते थे। तो इस वजह से दोनों के मध्य संघर्ष होने की शुरुआत हो चुकी थी। इसी तरह से जो दूसरा कारण बताया जाता है वह कुंभा द्वारा मालवा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना, महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना। जब मालवा के शासक कुशंग शाह की 1435 में मौत हो जाती है, उसके मंत्री महमूद, ये महमूद खिलजी पहले उसका मंत्री था मालवा के शासक कुशंग शाह का, वो सत्ता को हथिया लेता है। अब सत्ता को हथिया जब लेता है तो कुशंग शाह का पुत्र था, वह भागकर गुजरात, पहले गुजरात आ गया, फिर गुजरात से भागकर वह मेवाड़ आ गया और मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने उसका स्वागत किया, उसको अपने राज्य में शरण दी। इससे शरण दी और साथ में ही उसने सारंगपुर को जीतने में उसकी मदद की, महाराणा कुंभा की सेना नायकों ने उसकी मदद की। अतः इस बात से नाराज होकर मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, वह महाराणा कुंभा से बदला लेना चाहता था। तीसरा जो कारण बताया जाता है वह कारण था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा कुंभा के विद्रोहियों को, मेवाड़ के दुश्मनों को शरण देना। इनमें जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, जब चाचा और मेरा का दमन किया गया, उनको मारा गया, तो महप्पा पंवार उसका पुत्र अक्का वे भागकर मालवा चले गए थे। रावचुंडा भी वहीं पर था पहले से ही। तो इस चीज़ का बदला वह महाराणा कुंभा, हालांकि रावचुंडा तो आ गए थे, लेकिन महप्पा पंवार और अक्का को, चूंकि वह भी उसके महाराणा कुंभा के पिता की मौत के षड्यंत्र में शामिल थे, तो वह उनसे बदला लेना चाहता था। अतः ये तीन मुख्य कारण बताए जाए दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ। संघर्ष की शुरुआत जो बताई जाती है वह, जैसे कि मैंने आपको पहले भी उल्लेख किया था कि हरविलास शारदा, अर्स्क्राइन जैसे लेखकों का मानना है कि, इतिहासकारों का मानना है कि 1440 से पहले महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य 5 बार संघर्ष हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा विजयी रहा। नैन सिंह और शामलदास के अनुसार, मैंने आपको पहले बताया था, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें बंदी बना लिया गया था और टोड, शारदा, हरविलास शारदा और आदि जैसे विद्वानों ने भी महमूद की रिहाई की आलोचना की थी। और ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, जब डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने उसकी रिहाई को सही माना था। उसके पीछे कई वजह थी जो महाराणा कुंभा सहन नहीं कर, महाराणा कुंभा के लिए उस समय तत्कालीन समय में सही नहीं था। तो ये बताया था। सारंगपुर के युद्ध के बारे में आपको क्लियर कर दिया कि उसको लेकर भी इतिहास में काफ़ी डाउट है, क्योंकि उसको अभी आधुनिक शोधों के आधार पर वह सही तरह से साबित नहीं हुआ। 5 बार जो पराजित हुआ उसके बारे में भी काफ़ी डाउट है, लेकिन दोनों के मध्य संघर्ष बताया जाता है 1440 के बाद से ही ज़्यादा शुरुआत हुए। अतः 1442 की जब बात करते हैं, 1442 में शुरुआत का जो मुख्य कड़ी की शुरुआत होती है, महाराणा जो सुल्तान था महमूद खिलजी, वह महाराणा कुंभा, दोनों के मध्य 1442 में भीषण संघर्ष की शुरुआत होती है। कुंभलगढ़ पर सबसे पहले महमूद खिलजी ने, मालवा के सुल्तान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु इस आक्रमण में वह असफल रहा। महाराणा कुंभा ने अपने सेनानायकों के द्वारा इस आक्रमण का प्रतिरोध करवाया और इसको समाप्त करवाया। दूसरी बार पुनः उन्होंने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु इस बार भी वह पराजित हुआ और पराजित होने के बाद वहाँ से वो निकलकर कहाँ आ गया? गागरोन की ओर आ गया। कहाँ पर आ गया? गागरोन की ओर आ गया। चित्तौड़ की असफलता को महमूद खिलजी अभी तक बुला नहीं सका था, इसलिए वह अब उसके आसपास के क्षेत्र को जीतना चाहता था। पहले गागरोन, मांडलगढ़ हुआ आदि क्षेत्रों को वह जीतना चाहता था। इसके बाद कुंभलगढ़ अभियान की सफलता के बाद उसने गागरोन पर आक्रमण किया। हालांकि गागरोन पर उसको सफलता अवश्य मिली महाराणा सुल्तान महमूद खिलजी को। 1444 की ये बात बताई जाती है। उस समय गागरोन पर खींची राजपूतों का शासन था। अचलदास जो खींची राजपूत थे, उसके समय में तो महाराणा कुंभा का जो बहनोई भी लगता था उससे काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन अचलदास खींची की मौत के बाद थोड़ी सी अव्यवस्था की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई। और जब अचलदास खींची के बाद पालन सिंह वहाँ का शासक बना, उस समय
पालहन सिंह वहाँ का शासक बना, उस समय महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण कर दिया। अतः महाराणा कुंभा ने दाहिर के नेतृत्व में एक सेना सुल्तान के विरुद्ध भेजी, परंतु काफ़ी संघर्ष के बाद दाहिर पराजितवार युद्ध में मारा गया और गागरोन के दुर्ग पर 1444 में महाराणा कुंभा ने अधिकार कर लिया। इसके पश्चात महमूद खिलजी का अगला आक्रमण हुआ मांडलगढ़ पर। मांडलगढ़ पर आक्रमण हुआ। मांडलगढ़ पर उसने 2 बार आक्रमण किया। फारसी स्रोतों से पता चलता है कि कुंभा ने जो प्रथम आक्रमण हुआ था उसमें फारसी स्रोतों में बताया जाता है कि प्रथम आक्रमण कुंभा मतलब मालवा का जो सुल्तान था महमूद को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई और लगभग 1 लाख से 10 लाख टके उन्होंने, तो ये फारसी स्रोतों से पता चलता है, अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। 2 बार उसने आक्रमण किया, परंतु जैसे जैसे वह वहाँ से निकल गया और उन्होंने मांडलगढ़ पर अपना अधिकार अभी तक नहीं किया। इसी तरह से चूँकि उसी समय महमूद खिलजी ने कोई कारण ऐसा हुआ वो अजमेर की ओर निकल गया। अजमेर उस समय भी एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र था क्योंकि राजस्थान के मध्य में स्थित था और अजमेर पर अधिकार करना चाहता था। अजमेर पर अधिकार करने के लिए सुल्तान अपनी सेना के साथ वहाँ पर निकला और अजमेर को उसने जीता भी। सुल्तान महमूद खिलजी ने अजमेर को जीता, लेकिन महाराणा कुंभा ने एक शक्तिशाली सेना भेजकर अजमेर को पुनः अपने अधिकार में ले लिया और महाराणा कुंभा की सेना को वहाँ से खदेड़ दिया। हालांकि महाराणा कुंभा ने इन सेनाओं का पीछा क्यों नहीं किया, इसके पीछे पता नहीं क्या कारण रहे होंगे और वहीं इन सेना को नष्ट क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी शायद हो सकता है कुछ कारण रहे हों। इसके अलावा अब अजमेर से पराजित होने के बाद चूँकि सुल्तान महमूद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अब वह फिर मांडलगढ़ की ओर बढ़ा। मांडलगढ़ की ओर बढ़ा और 1456 ईस्वी में, ये कुछ सालों बाद की बात है, 1456 ईस्वी में उन्होंने पुनः मांडलगढ़ पर आक्रमण किया और इस बार आक्रमण में असफल रहा। प्रथम आक्रमण में वह असफल रहा और 1457 ईस्वी में महमूद खिलजी ने पुनः दोबारा आक्रमण किया और इस बार उसने मांडलगढ़ को जीत लिया। अतः आसपास के क्षेत्र को मांडलगढ़ गागरोन पर महमूद खिलजी ने कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया। दोनों के मध्य मालवा और महाराणा कुंभा के मध्य संघर्ष का कारण, जैसे कि हमने अध्ययन में आपको पता लग जाएगा कि संघर्ष का कारण क्या रहा। साम्राज्यवादी नीति, एक दूसरे के दुश्मनों को आपस में स्थान देना, इस वजह दोनों के मध्य संघर्ष होता रहा। बाद में कभी महाराणा कुंभा विजय होता, कभी महमूद खिलजी विजय होता, तो दोनों के मध्य काफ़ी संघर्ष ये हुआ। अच्छा, कीर्ति स्तंभ में जो चित्तौड़ में दुर्ग में मिलता है उसमें महाराणा कुंभा की विजय के बारे में ज़्यादा बताया गया है। इसी तरह से एक स्तंभ महमूद खिलजी ने भी बनवाया था, उसमें भी वो अपनी विजय की घोषित करता है। तो दोनों ही महाराजा अपनी अपनी विजय की घोषित करते हैं। तो दोस्तों, अब महाराणा कुंभा के बारे में भी उनका गुजरात से संबंध है, अन्य राजपूत राज्यों से क्या संबंध रहे और महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी समीक्षा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।